नमस्कार मित्रों। घटना चक्र समसामयिकी उत्तराखंड तथ्यसार यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आप सभी का स्वागत है। आपका इंडियन सिविल अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा है। उत्तराखंड के इतिहास को दो चरणों यथा प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण काल है। इसे तीन चरणों निम्न पुरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज और उच्च पुरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज में विभाजित किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज उत्तराखंड में कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर एवं पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा और खुटानी नाला नैनीताल में डॉक्टर के.पी. नौटियाल एवं डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज उत्तराखंड में कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर और पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला नैनीताल में डॉक्टर के.पी. नौटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। श्रीनगर के समीप डॉक्टर के.पी. नौटियाल ने मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किया। उत्तराखंड में उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुराविद या पुरातत्वविद ने अपनी अभी तक तथ्यों के साथ नहीं दिया है। यद्यपि हिमालय में अन्यत्र इनके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तो उत्तराखंड में उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण मिलने की सूचना किसी पुराविद ने अभी तक तथ्यों के साथ नहीं दी है। यद्यपि हिमालय में अन्यत्र इनके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लखू उड्डियार के शैलाश्रय पेंटेड रॉक शेल्टर्स उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैल चित्र या शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज थी। इन गुफाओं में जानवरों, इंसानों और टेराकोटा की पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं। सुयाल नदी के पूर्वी तट पर लखू उड्डियार या लखोद्यार उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। सफ़ेद चित्र, गेरू चित्र, गुलाबी चित्र और काले रंगों से बने चित्र हैं यहाँ पर। मुख्य विषय सामूहिक नृत्य का है और एक नर्तक मंडली में 34 आदमी गिने जा सकते हैं, जबकि दूसरे में 28 और उत्तर की ओर 6 मनुष्यों का एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के दृश्य, जानवर और अलंकारिक आलेखन के यहाँ रेखाओं और बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्रण भी मिले हैं। लखुडियार से लगभग आधा किलोमीटर पहले फड़का नौली चुंगी घर के आसपास 3 शिलाश्रय हैं जिसमें चित्र अवशेष विद्यमान हैं। प्रथम शिलाश्रय की छत नाग के फन की भांति बाहर निकली है और इसकी दीवार पर आकृतियों के 20 संयोजन विद्यमान है जो सारे के सारे धुंधले हो चुके हैं। दूसरे शिलाश्रय में 10 स्थानों पर चित्रण के प्रमाण हैं। तीसरा शिलाश्रय सड़क के नीचे और सुयाल के तट पर स्थित है। यह आवास के लिए उत्तम स्थान रहा होगा। गढ़वाल स्थित ग्वारखिया उड्डियार चमोली जिले के डुंगरी नामक गांव में स्थित है। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग से चित्र अंकित किए गए हैं जो संप्रति काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ हैं जिनमें 33 मानवों की व 8 पशुओं की आकृतियाँ हैं। चित्रकला की दृष्टि से ये उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियाँ हैं। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है। बकरीनुमा जानवरों के छायाचित्र काफ़ी प्राकृतिक है। मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर घेरना है। वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, किंतु कूर्मांचल पर तनिक भी प्रकाश नहीं पड़ा है। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख है। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम में है। उत्तराखंड की पावनता के
प्रशंसा में केदार खंड एवं मानस खंड नामक दो ग्रंथ हैं, जो कि स्कंद पुराण के ही अंश हैं। महाभारत काल में इस प्रदेश की कुछ राजनीतिक इकाइयों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह ऐरावत कुल के नागराज कौरव्य की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। डॉक्टर कटोच का मत है कि गंगा द्वार नागों की एक राजधानी थी। इस प्रदेश में कुणिंद विषय का उल्लेख सभा पर्व, आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व तीनों में मिलता है। इसका राजा कुणिंद सुबाहु कहा गया है। कुणिंद विषय ही सुबाहु विषय है, जहाँ वनवास काल से लौटते समय पांडवों ने सुबाहुपुर में एक रात्रि विश्राम किया था। सुबाहुपुर की पहचान पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित श्रीनगर से की जाती है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन का मत है कि गढ़वाल तथा कुमायूं क्षेत्र के आदि निवासी किरात थे। प्राचीन ग्रंथों में पतित पावनी गंगा नदी एवं जगत माता दुर्गा पार्वती को भी किराती नाम से संबोधित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटियों के निवासी किरात कहलाते थे। 4वीं सदी ईसा पूर्व में विख्यात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी रचना में इस क्षेत्र में किरात जाति का होना वर्णित किया है। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 4, वन पर्व अध्याय 51 और भीष्म पर्व अध्याय 9 में किरात जाति के संबंध में सम्मानित वर्णन मिलता है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 140 में वर्णित है कि पांडवगण गंधमादन पर्वत जिसको बद्रीनाथ कहते हैं, जाते समय मार्ग में सुबाहु नरेश की राजधानी में ठहरे थे, जो आज श्रीनगर है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, नाम से प्रसिद्ध है, श्रीनगर नाम से। इस राज्य के निवासी किरात, तंगड़ और पुलिंद थे। उत्तर भारत में कांस्य युग के मानव ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया था और इस काल में मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम मिलते, जिन्हें कालकूट, कुलुन, कत्री, युगंधर, रंगकू और भरद्वाज नाम से अभिहित किया गया है। ये जनपद कुरु और उत्तर पांचाल राज्यों में उत्तर में स्थित थे। 6ठी शती ईसा पूर्व के प्रारंभ में कुणिंदों की अनेक शाखाएं ही इस प्रदेश में प्रधान राज्य शक्तियां थीं। मध्य हिमालय सहित उत्तर भारत में इस काल में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी। मौर्य काल की बात करें, कालसी के सम्राट अशोक के शिला प्रज्ञायन की प्राप्ति से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रदेश अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा में था। अशोक के स्तंभों से उत्कीर्ण लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून जनपद तथा तराई क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे, परंतु मध्य हिमालय के पर्वतीय भागों में शासन पूर्ववत कुणिंद नरेशों द्वारा ही होता रहा होगा। इसी काल में अशोक के शासनकाल के 17वें 18वें वर्ष में मध्य हिमालय में बौद्ध धर्म की पहली लहर पहुंची होगी। शुंग काल की बात करें, मध्य हिमालय का कुणिंद जनपद देहरादून सहित पूर्णतः स्वतंत्र रहा होगा। यद्यपि सेनापानी में प्राप्त स्तूप के भग्नावशेष, जिनका अध्ययन अभी भी नहीं हुआ है, अनुमानित किए जाते हैं कि शुंगकालीन है, किंतु यह वन प्रदेश भी उनके अधिकार में नहीं था। कुषाणों के शासनकाल में भी कुणिंदों की स्वतंत्र सत्ता थी। यद्यपि कुषाणों की महती शक्ति के समक्ष कुणिंदों या कुलिंदों को अपने पर्वतीय भूभाग से ही संतुष्ट रहना पड़ा। महान कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय है। उनके उत्तराधिकारियों ने उनके द्वारा विजित प्रदेश को पूर्ववत अपने अधिकार में रखा। कुषाणों की मुद्राएं उत्तराखंड की तराई और शिवालिक के समीप भी प्राप्त हो चुकी हैं। उत्तराखंड में कुषाण मुद्राओं के प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि कुणिंदों के मैदानी भाग कुषाणों के अधिकार में चले गए थे, परंतु मध्य हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में तब भी कुणिंदों का स्वतंत्र राज्य स्थापित था। कुषाण सत्ता अधिक समय तक स्थिर न रह सकी और मैदानी क्षेत्र में कुणिंद वंश पुनः स्थापित हो गया। बात करते यौधेय की। यौधेय में कुषाणों के बाद कुषाणोत्तर काल में मध्य हिमालय में जिन गणराज्यों व राजवंशों के शासन का ज्ञान उनकी मुद्राओं और अभिलेखों से मिलता है, वे हैं यौधेय। उनका गणराज्य 3य-4वीं शती ईस्वी में बहुत शक्तिशाली था। मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में उनके शासन की पुष्टि कांगड़ा, शिमला, जौनसार, भाबर,
काला डांडा जो कि गढ़वाल में है और सहारनपुर में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त उनकी मुद्राओं से होता है। परवर्ती कुड़िंद पर्वतीय प्रदेश में कुषाण तथा मैदानी भागों पर यौधेय का अधिकार हो जाने के उपरांत भी पर्वतीय प्रदेश में किसी न किसी रूप में शासन करते रहे। कौन? परवर्ती कुड़िंद। यौगशैल या युगशैल। युगशैल का वार्षगंड्य गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश में राज्य कर रहा था, इसके प्रतापी राजा शीलवर्मन 250 से 300 ईस्वी ने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए। युगशैल का वार्षगंड्य गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश पर राज्य कर रहा था, इसके प्रतापी राजा शीलवर्मन जो कि 250 से 300 ईस्वी में थे, ने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए। बात करते गुप्त काल की। गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति तथा लाखा मंडल खंडित शिलालेख से तत्कालीन राजनीतिक स्वरूप की एक अपूर्ण रूपरेखा ही हमें मिलती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख में नेपाल के पश्चिम में स्थित कर्तृपुर को जिसको कार्तिकेयपुर भी कहते हैं का समीकरण गढ़वाल कुमाऊं से बैठाया जाता है, जिसमें रुहेलखंड और यमुना का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित रहा होगा। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि यमुना के किनारे स्थित लाखा मंडल के आसपास का क्षेत्र उसके राज्य के अंतर्गत था। यमुना प्रदेश में ही कालसी के आसपास पूर्व गुप्त काल से यादवों की एक शाखा शासन कर रही थी। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त राजवंश का प्रताप ढलने लगा तथा गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भांति संभवतः मध्य हिमालय में भी राजनीतिक परिवर्तन आया। तदोपरांत यहाँ परंपरागत राजवंश शासन कर रहे थे, जिसमें यादव और नाग प्रधान थे। राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की और अब इसके बाद हम देखेंगे यदुवंशीय राजाओं का ज्ञान हमें ईश्वर की लाखा मंडल प्रशस्ति से होता है। प्रशस्ति में इस राजवंश की 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उद्धृत हैं, जिनकी स्थिति प्राग गुप्त काल से कम हर्षवर्धन के काल तक रही होगी। प्रशस्ति में यमुना प्रदेश की यदुओं की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। यह सिंहपुर लाखा मंडल प्रशस्ति का सिंहपुर हो सकता है। नागवंश की बात करें, मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। इस सूचना का प्रमुख स्रोत उस वंश के त्रिशूल लेख का गोपेश्वर जो चमोली में है प्राप्त होना है। त्रिशूल लेख का गोपेश्वर प्राप्त होना है, ये चमोली में है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग नरेशों के क्रमवत या क्रमागत नाम दिए गए हैं। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपतिनाग। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपतिनाग। गणपतिनाग उत्तरी नागवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। उसका राज्य विस्तार हिमालय में कर्तृपुर, गढ़वाल तथा पास पड़ोस में विस्तृत होने का अनुमान होता है। अब बात करते कार्तिकेयपुर राजवंश की। कार्तिकेयपुर राजवंश 675 ईस्वी के आसपास मध्य हिमालय के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था। सतलज से लेकर पश्चिमी नेपाल तक समस्त मध्य हिमालय अनेक कबीलाई राज्यों में विभक्त था। उन्हीं में से प्राचीन कुड़िंदों की एक शाखा उत्तर पश्चिम गढ़वाल में अपनी शक्ति की वृद्धि में व्यस्त थी तथा अनेक लघु राज्यों को अधीन कर मध्य हिमालय में पुनः एक प्रबल शक्ति के रूप में सामने आई। इस प्रकार प्रायः 700 ईस्वी से लेकर 3 शक्तियों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रारंभ से ही वास्तुकला की अनमोल धरोहर छोड़ी। मध्य हिमालय का यह प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इस राजवंश ने अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। कत्यूरी वंश की स्थापना एवं इतिहास। जनश्रुति के अनुसार कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव था, किंतु उसका नाम किसी भी अभिलेख या वंशावली में नहीं मिलता। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से विदित होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम बसंतन देव था या बसंतन देव था, ना कि वासुदेव। कत्यूरी नरेश ललित शूर की राज्य अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अनुमानित होता है कि बसंतन देव का राज्यकाल 633 से 645 ईस्वी के मध्य किसी भी समय आरंभ होता है। कत्यूरी अभिलेखों से विदित होता है कि एक ही राजवंश के 3 परिवारों ने कार्तिकेयपुर
या उसके आसपास अपनी राजधानी स्थापित कर एक दूसरे के पश्चात शासन किया था। इन राजे परिवारों के संस्थापक बसंतन देव, निम्बर देव और सलोड़ादित्य, बसंतन देव, निम्बर देव, सलोड़ादित्य ये लोग थे। अभिलेखों की शब्दावली, अधिकारियों के नाम की सूची तथा अन्य प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि सलोड़ादित्य के परिवार ने निम्बर देव के परिवार के पश्चात राज सिंहासन प्राप्त किया था। ललित शूर के राज्यकाल के 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि ललित शूर का राज्यारंभ 832 ईस्वी तथा मृत्यु 854 ईस्वी के बाद हुई। उन ताम्रपत्रों से यह भी सिद्ध होता है कि ललित शूर कत्यूरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं शौर्यवान नरेश था। कत्यूरों की राजधानी वर्तमान जोशीमठ में थी। कुमाऊं का चंद राजवंश। कुमाऊं के चंद्रवंशी राजपूत प्रयाग में गंगा के पार झूसी के निवासी थे। कुमाऊं में इनका मूल पुरुष सोमचंद था। सोमचंद के चंद नामांत पर ही पूरे वंशजों ने अपने नामों के अंत में चंद्र या चंद्र लगाया। सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का आधिपत्य था। टनकपुर नरेश के मध्य ब्रह्मदेव मंडी उसी राजा की देन है। टनकपुर और नेपाल के मध्य ब्रह्मदेव मंडी उसी राजा की देन है। सोमचंद में राजोचित योग्यता, रूप, रंग व उसका व्यक्तित्व देखकर कत्यूरी नरेश ने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इस समय समूचे कुमाऊं में राजनीतिक अव्यवस्था छाई हुई थी। इसका लाभ सोमचंद्र जैसे योग्य राजकुमार ने उठाया और अपने को शासक घोषित कर दिया। चूँकि वह 1019-1020 में झूसी से इस क्षेत्र में आया था, 1019-20 में झूसी से इस क्षेत्र में आया था, इसलिए कुमाऊं में उसके द्वारा स्थापित चंद्रवंश की स्थापना का समय 1020 से 1025 के मध्य मानना चाहिए। कुमाऊं में कत्यूरी राज्य के अवसान पर चंद्रवंश की स्थापना हुई। सोमचंद्र शिव का उपासक था। उसने चंद्रवती देवी के नाम पर बसे चंपावत को राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। सोमचंद के पश्चात उसकी कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र आत्मचंद सिंहासन में बैठा। कौन बैठा? आत्मचंद बैठा। कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था सोमचंद्र का। उसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। उसने चंद राज्य यथावत बनाए रखा। उसके बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? पूर्णचंद गद्दी पर बैठा। उसने 1066 से लेकर 1084 तक राज्य किया। पूर्णचंद के बाद उसका पुत्र इंद्रचंद गद्दी पर बैठा। अटकिंसन महोदय के अनुसार इसने अपने यहाँ रेशम उत्पादन व उससे रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य शुरू किया। इसके लिए देश के मैदानी भागों से पट्टवायों, रेशम के बुनकरों का श्रेणियों में लाया गया। इसके लिए देश के मैदानी भागों से पट्टवायों की श्रेणियों को लाया गया, रेशम के बुनकरों को लाया गया, जिन्होंने श्रेणीबद्ध होकर रेशमी वस्त्र बनाए और उनका यत्र तत्र निर्यात किया। इसके लिए नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध साधा गया। रेशम के उत्पादन व व्यापार से इसने चंद्र राज्य को समृद्ध बनाया था। इंद्रचंद के बाद संसार चंद्र सिंहासन रूढ़ हुआ। उसके बाद क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद सिंहासन आसीन हुए। इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं घटी। वीणाचंद को एक विलासी राजा बताया गया। इससे आसपास के खस राजाओं को सिर उठाने का मौका मिल गया। ये खस राजा डोटी राज्य के अधीनता स्वीकार करते थे। 1191 ईस्वी के पश्चात यहाँ डोटी, जो नेपाल में है, के चल नामंत वाले राजाओं द्वारा राज्य करने के पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। तो ये जो खस राजा थे डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे। 1191 ईस्वी के पश्चात यहाँ डोटी, जो कि नेपाल में है, तो डोटी के चल नाम वाले राजाओं के द्वारा राज्य करने का पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है। वीणाचंद के समय जो विप्लव उत्पन्न हुआ उसका शमन वीरचंद और अशोक चल की सहायता से किया था।
वीणा चंद के समय जो विप्लव उत्पन्न हुआ उसका शमन वीरचंद ने अशोक चल्ल की सहायता से किया था। लगभग 1206 ईस्वी में वीरचंद की मृत्यु हो गई। वीरचंद के बाद क्रमशः नरचंद, थोहरचंद और त्रिलोकचंद राजा हुए। प्रसिद्ध विद्वान गुए महोदय ने नरचंद की तिथि 1297 से 1321 ईस्वी निर्धारित की है, किंतु यह तिथि स्वीकार्य नहीं है। नरचंद संभवतः 1236 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा। उसने 1260 से 1261 तक शासन किया। उसके बाद 1261 में थोहरचंद सिंहासन रूढ़ हुआ। 1303 ईस्वी में त्रिलोकचंद की मृत्यु के उपरांत उमरचंद सिंहासन आरूढ़ हुआ और उसने 18 वर्षों तक राज्य किया। किसने? त्रिलोकचंद के बाद उमरचंद ने। तद उपरांत धर्मचंद, अभयचंद, कर्मचंद गद्दी पर बैठे। एक वर्ष राज्य करने के बाद कर्मचंद मणकोटी राजा के पास चला गया और उसकी जगह ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा। ज्ञानचंद ने 1365 से 1420 ईस्वी तक राज्य किया। वह पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भी भेंट देने गया था। 1420 से 1433 ईस्वी के मध्य हरिहरचंद, द्वानचंद, आत्मचंद और हरिचंद ने क्रमशः राज्य किया। इनका समय किसी विशेष घटना के अभाव में शून्य में रहा। उनके बाद 1423 ईस्वी में विक्रमचंद गद्दी पर बैठा। उसके 2 ताम्रपत्र अब तक प्राप्त हुए हैं। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र में उसकी तिथि 1423 ईस्वी और चंपावत ताम्रपत्र में 1434 ईस्वी ठहरती है। इससे प्रतीत होता है कि उसने 1423 से 1434 ईस्वी तक राज्य किया था। विक्रमचंद के बाद धर्मचंद राजा बना। 1437 में भारती चंद गद्दी पर आसीन हुआ। इस राजा के अब तक अनेक ताम्रपत्र यत्र तत्र मिल चुके हैं। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊँ के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊँ के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। कुमाऊँ की प्रसिद्ध वीरांगना भागाधौन्यान के साथ भारती चंद के द्वंद्व युद्ध का भी पवाड़ों व भड़ाकों में गुणगान किया गया है। भारती चंद ने 1437 से 1477 तक शासन किया। तो कुमाऊँ की प्रसिद्ध वीरांगना थी भागाधौन्यान। उनके साथ भारती चंद ने द्वंद्व युद्ध किया और इसका जिक्र गुणगान पवाड़ों और भड़ाकों में मिलता है और शासनकाल 1437 से 1477 तक था। भारती चंद एक लोकप्रिय, साहसी, बहादुर और राजोचित गुणों से युक्त राजा था। उसी ने सर्वप्रथम डोटी की दासता से छुटकारा पाने के लिए विशाल सेना लेकर डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। उसकी फौज में सभी जातियों के लोग थे। इस समय नेपाल में मल्लवंशी राजाओं का राज्य था। मल्लों ने सीरा, जिसको डीडी हाट क्षेत्र कहते हैं, वो अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वतीय या पर्वत डोटी का देश नाम देकर एक बृहत्तर डोटी साम्राज्य की स्थापना की। तो इस समय जो नेपाल में मल्लवंशी राजा थे, उन्होंने सीरा, जिसको डीडी हाट क्षेत्र कहते हैं, को अपने राज्य में मिलाकर इसे पर्वत डोटी का देश नाम देकर बृहत्तर डोटी साम्राज्य की स्थापना की। मल्ल राजा कुमाऊँ को पर्वत डोटी कहते थे। मल्ल राजा कुमाऊँ को पर्वत डोटी कहते थे। किसको कहते थे? कुमाऊँ क्षेत्र जो पड़ता है, 6 जिले आते जिसके अंतर्गत। तो भारती चंद जैसे लोकप्रिय राजा को नेपाल की अधीनता बर्दाश्त नहीं थी। 12 वर्षों तक नेपाल का घेरा डालने के बाद अंत में मल्ल राजा पराजित हुआ। फलतः डोटी के आधिपत्य से चंद राज्य को मुक्ति मिल गई। डोटी की यह विजय 1451-52 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि 1452 में बड़ालू व आसपास के क्षेत्र में भारती चंद के एक अन्य पुत्र कुंवर पर्वतचंद का शासन था। भारती चंद के बाद उसका युवराज पुत्र रत्नचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1488 ईस्वी तक राज्य किया। उसने अपने पिता के साथ अनेक युद्धों में कीर्ति अर्जित की। संभवतः सुजान कुंवर भी भारती चंद का एक पुत्र था, जिसका उल्लेख खेती खान ताम्रपत्र में हुआ है। लोहा घाट व हुड़ैती के ताम्रपत्रों में कुंवर रत्नचंद्र का नाम आया है। लोहा घाट और हुड़ैती के ताम्रपत्रों में कुंवर रत्नचंद का नाम आया है। सोर, सीरा, थल, जुमला, बजांग आदि की विजय
में उसने अपने पिता की सहायता की थी। रत्नचंद के बाद 1488 ईस्वी में किराती चंद या कीर्ति चंद राजा बना। उसने लगभग 1506 ईस्वी तक राज्य किया। संभवतः 1488 से 1499 ईस्वी के मध्य उसने भी कुंवर की हैसियत से राजकाज में भाग लिया और इस अवधि में रत्नचंद वृद्धावस्था के कारण शासन करने में असमर्थ रहा, जिससे शासन की बागडोर कीर्तिचंद के हाथों में चली गई। कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद, कल्याणचंद, पूर्णचंद और भीष्मचंद क्रमशः राजा हुए। कल्पानी गाड़ भेटा पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र। कौन सी जगह? कल्पानी गाड़ भेटा पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र में जिस महाराजाधिराज श्री कल्याण चंद्र देव का नाम आया है वह भीष्मचंद का उत्तराधिकारी था और उसने भीष्मचंद द्वारा प्रदत्त ताम्रपत्र का जीर्णोद्धार किया और नरी पांडे को जमीन दी थी। इस ताम्रपत्र की तिथि 1545 ईस्वी है, जिससे ज्ञात होता है कि वह 1545 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और उसने 1545 से 1645 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद उसका पुत्र रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद को महाराज कुमार युवराज कहा गया है। संभवतः किशन चंद युवराज काल में ही मर गया था और अथवा रुद्रचंद ने जोर जबरदस्ती से उसे हटाकर स्वयं गद्दी हथिया ली थी। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को भी चंद्र वंश में या चंद्र राज में मिलाकर चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की और मणकोटी के उप्रेती व पंतों को राज्य कर्मचारी बनाकर अल्मोड़ा ले गया। चंपावत के झिझाड़, सेलाखोला आदि गांवों के दीवान जोशियों को उन्हीं गांव नामों पर अल्मोड़ा में बसाया। इनके अलावा अन्य समस्त कर्मचारियों को भी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया। वास्तव में 16वीं शताब्दी में राजा भीष्मचंद द्वारा राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई, परंतु राजा भीष्मचंद अपनी राजधानी स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर पाए। तदोपरांत उनके पुत्र बालू कल्याण चंद द्वारा अल्मोड़ा को नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। बात करते हैं रुद्रचंद की। बालो कल्याण चंद के पश्चात रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसका समय 1565 से 1597 ईस्वी के मध्य ठहरता है। वह दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। रुद्रचंद प्रारंभ में 1565 से 1587 तक एक स्वतंत्र राजा बना रहा, किंतु 1587 के बाद उसने अकबर की स्वाधीनता या अधीनता स्वीकार कर कुमाऊँ को एक करद राज्य बना दिया। उसके समय में हुसैन खां ने तराई पर कब्जा कर लिया। फलतः रुद्रचंद को तराई पर हमला करना पड़ा। तराई पर अधिकार कर उसने आधुनिक रुद्रपुर नगर की स्थापना की। इस खुशी में उसने अकबर को तिब्बती याक, झुप्पू, कस्तूरी हिरणों की खाल आदि भेंट की। मुगल बादशाह ने उसे 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना आरंभ किया। अल्मोड़ा का मल्ला महल उसी का बनवाया हुआ है। किसका? रुद्रचंद का। रुद्रचंद की मृत्यु के पश्चात 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मी चंद गद्दी पर बैठा। लक्ष्मी चंद के पश्चात उसका योग्यतम पुत्र त्रिमल चंद 1616 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के गढ़वाला अभियानों में पूरी सहायता की थी। युवराज के रूप में ही उसने 5 वर्षों तक अपने बूढ़े माता पिता की ओर से शासन चलाया था। त्रिमल चंद ने छखाता व ध्यानीराव के खसों का विद्रोह दबाया। फिर से देख लीजिए, त्रिमल चंद ने छखाता और ध्यानीराव के खसों का विद्रोह दबाया। उसकी मृत्यु के बाद 1638 ईस्वी में बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान दी। तो बाज बहादुर ने क्या किया? कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान में दी। गूंठ उस भूमि को कहा जाता है जिसे मंदिरों की देखभाल और उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता था।
1678 ईस्वी में बाज बहादुर चंद की मृत्यु के उपरांत उसका बड़ा पुत्र उद्योत चंद गद्दी पर बैठा। चंद राजाओं में भारती चंद्र के बाद यही उद्योत चंद वह राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण कर वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। 1698 ईस्वी में राजा उद्योत चंद ने शासन सत्ता अपने पुत्र ज्ञानचंद को सौंप दी। लगभग 10 वर्षों तक राज्य करने के बाद 1708 में ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई और इसी वर्ष उसका प्रतापी पुत्र जगत चंद गद्दी पर बैठा। जगत चंद का काल चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल था। यद्यपि जगत चंद ने मात्र 12 वर्षों तक शासन किया था, विद्वानों ने उसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है। चंद राज्य का अवनीति काल या अवनति काल। 1720 ईस्वी में जगत चंद की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र देवी सिंह गद्दी पर बैठा। वह चाटुकारों से घिरा रहता था। कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के लालच में उसने काफ़ी धन इन्हीं चाटुकारों को दान दक्षिणा में देने में व्यय कर दिया। इस अर्थ में उसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। देवी चंद के बाद क्रमशः अजीत चंद, कल्याण चंद, दीप चंद, मोहन चंद, प्रद्युम्न चंद को गढ़नरेश प्रद्युम्न शाह भी कहते हैं, शिवचंद व अंतिम राजा महेंद्र चंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। इनका कार्यकाल किन्हीं विशेष घटनाओं के अभाव में प्रभाव शून्य रहा। केवल कल्याण चंद के समय 1730 से 1747 में कुमाऊं में रुहेलों का आक्रमण हुआ था। अब इसके बाद हम देखेंगे गढ़वाल का परमार वंश। चलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।